हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया है? तो भारत का जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसके चक्र में कितनी तिलिया है? तो इसमें आपका 24 तिलिया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसके चक्र में आपका 24 तिलिया है। और ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 है। अगर यहीं से पूछे आपका चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आपका पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। और ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई आपका 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रीय गान ये क्या है? तो राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। इसे सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया? तो इसे आपका 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रगान जन गण मन इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। और राष्ट्रगान जन गण मन इसे आपका गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है। तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत ये आपका वंदे मातरम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और वंदे मातरम इसी गाने में कितना समय लगता है? तो वंदे मातरम इसी गाने में आपका 65 सेकेंड का समय लगता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेज्यूडिस किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेज्यूडिस किसने लिखा है? तो यह अब लिखा गया है जेन ऑस्टिन द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। प्राइड एंड प्रेज्यूडिस यह आपका जेन ऑस्टिन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर इसके लेखक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। विंग्स ऑफ फायर इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स ये क्या है? तो ये आपका सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो मेगास्थनीज ने आपका भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट ये आपका कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल इस समय आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो आदि मानव के मनोरंजन के साधन आपके शिकार था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो देवनागरी लिपि जो आपका है इसका प्राचीनतम रूप क्या है? तो देवनागरी लिपि इसका प्राचीनतम रूप आपका ब्राह्मी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका निर्वाचन आपका पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे,
B.R. अम्बेडकर, इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसके साथ ध्यान रखेंगे, B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का आपका जनक अर्थात पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखेंगे, संविधान सभा इसका उद्घाटन हुआ था, तो इसके उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने आपका उद्घाटन अधिवेशन में संविधान सभा की अध्यक्षता की। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा ये केवल आपका उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके बाद आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष अस्थायी बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने की। तो इसी क्वेश्चन को अपोजिट करके पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा इसका पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे बताना है, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब चुने गए? तो ये आपके 11 दिसंबर को चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को आपका चुने गए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये आपके थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। कौन थे? डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भगवंत मान ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन बी में है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आपका झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद ऑप्शन डी में है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ये आपके मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हाइड्रोजन ये आपका 71% होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका उपग्रह है पृथ्वी का। उसके बाद ऑप्शन बी में है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र आपका ग्रह है। उसके बाद ऑप्शन सी में है पृथ्वी। पृथ्वी एक ग्रह है। ऑप्शन डी में है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और पूछा जाए आपसे कि सूर्य में जो आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है यह किस कारण होता है? तो यह आपका नाभिकीय संलयन के कारण होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह आपका नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश यह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लग लेता है? तो यह आपका 8.3 मिनट आपका लेता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, यह आपका 8 से एबव होगा और 8.5 यहाँ तक अगर आपका ऑप्शन दिया रहे तो आप उसको टिक करेंगे। तो 8.3 आपका क्या होगा? एक्चुअल टाइम होगा जब आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है?
तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह आपका बुध है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और बात करें सबसे लास्ट का, तो सबसे अंतिम ग्रह आपका क्या है, वरुण है। और ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या यह आपका 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे भार की बात है। तो भार क्या होता है, पृथ्वी की भार से चंद्रमा पर आ जाकर आपका 1/6 हो जाता है। तो पृथ्वी पर कितना है, पृथ्वी पर आपका है 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पर जाके कितना हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 600। तो 6 से कट जाएगा 100 से, तो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर आपका भार हो जाएगा 100 न्यूटन। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे अगर वही दिया रहता द्रव्यमान कि पृथ्वी पर आपका किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं 50 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर भी आपका द्रव्यमान 50 न्यूटन ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर समान होता है, केवल भार में परिवर्तित होता है। कितना होता है, तो 1/6 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई किसी वस्तु का आपका भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना होता है, तो 1/6 होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, लेकिन द्रव्यमान आपका नहीं बदलता है, द्रव्यमान सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि ये आपका 9.8 न्यूटन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण इसका गुणनफल क्या होता है, तो इसका गुणनफल आपका टॉर्क होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, जैसे एक बीकर हो गया, इसमें मान लेते हैं ये आपका पानी है, इसमें क्या है, बर्फ है। तो देखिए कोई भी वस्तु है, जैसे आप खुद एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे आप नहाते हैं तो क्या होता है, टब में आप मग को अंदर डालते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, पानी का लेवल आपका ऊपर बढ़ता है। तो जितना आपका वेट इसका, जितना वजन आपका इस बर्फ का होगा, उतना आपका क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा। और जब यह पिघल जाएगा तो क्या होगा, वही सेम अवस्था रहेगा, क्योंकि इसका तो वेट वही ना है। तो जितना तल रहेगा उतना ही तल आपका लास्ट में भी इसके बर्फ के पिघलने के बाद भी रह जाएगा। तो एक बीकर में पानी पर क्या है, बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, तो बीकर में पानी का तल आपका उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। तो वस्तु की मात्रा बदलती है तो अपरिवर्तित क्या रहेगा, तो ये आपका घनत्व आपका अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।